क्लास 8 चैप्टर 9 जिसका नाम है राशियों की तुलना, इसका एमसीक्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है कि एक टोकरी में सेब और केले का अनुपात 7:3 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा ये बता दो। ठीक है, तो टोकरी में सेब और केले का अनुपात दिया हुआ है 7:3। तो इसको इस टाइप से समझ सकते हैं कि मेरे पास अनुपात दिया हुआ है सेब और संतरे का, सेब और संतरे का सॉरी सेब और केला का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोलेंगे सेब और केला का अनुपात दिया हुआ है मेरे पास 7:3। तो यहाँ पे 7:3 अनुपात बोलने का मतलब बट्टा में 3 हो जाएगा। सेब का अनुपात है 7 और केला का अनुपात है 3, तो कुल मिलाकर कितना हो गया। तो कुल बोलेंगे जब भी तो 7 में 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। अब मुझे पता करना है कि सेब नंबर में कितना है। तो सेब की संख्या अगर बोलें तो सेब की संख्या बराबर होता है, सेब कितना है 7। ठीक है, कुल कितना है, देखो सेब है 7, कुल कितना है 10, तो 10 को लिखेंगे नीचे। ठीक है, और जब भी संख्या पता करना होता है तो इसको हम 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो 1 to 0 कैंसिल हो गया, 7 को 10 से गुना कर देंगे तो मिलेगा 7 10 से 70। तो सेब का प्रतिशत हो गया 70। और अगर मुझे केला का पता करना होता है तो सेम ऐसे करके बोल सकते हैं, केला की संख्या बराबर, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं केला कितना है तो बोलेंगे 3, और कुल कितना है तो 10, और प्रतिशत जब भी बोलते हैं तो गुना में 100, 10 10 से 100 हो जाएगा, तो 3 10 से 30, 30%। सेब की संख्या कितना है 70%, और केले की संख्या कितना है 30%। यहाँ पे जो निकाले ना वो प्रतिशत में निकाले दोनों को। ठीक है, तो मुझे यही पता करना था, सेब कितना है 70%, केला है 30%। तो यहाँ पे सही आंसर मुझे मिला बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, 75 पैसे का 2 रुपये के साथ अनुपात पता करो। तो अनुपात बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर, यहाँ पे देखो पैसे में, यहाँ पे ना रुपया में है, तो ये सबसे पहले देखो पैसे है ना, पैसे को पैसे लिखेंगे और रुपया को बस ना चेंज कर देंगे पैसे में। तो 2 रुपया में कितना पैसा हो जाएगा, तो 1 रुपया में 100 पैसा, 2 रुपया में 200 पैसा हो जाएगा। 5 कम 5, 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 दूने 10, 0 का 0 हो जाएगा। 5 3 15, 5 4 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, ऊपर में हो गया मेरे पास 3 और नीचे में हो गया 4 दूने 8, 3/8, मतलब 3:8 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयत की लंबाई है 6 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर, तो इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो अनुपात मुझे पता करना है, किसका किसका अनुपात पता करना है, लंबाई का चौड़ाई के साथ। तो जिसका पहले बोला जाता है ना उसको रखते हैं ऊपर में, फिर बाद में किसको बोला गया है, चौड़ाई को, तो चौड़ाई को रखेंगे नीचे में। पहले मीटर मीटर कैंसिल हो गया, 2 दूने 4, 2 तिया 6, तो इसमें बोलेंगे 3/2। 3/2 बोलने का मतलब 3:2 हो जाएगा, मतलब सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या कितनी है ये बता दो। क्वेश्चन सिंपल सा है, देखो टोटल कुल आम कितने हैं 50। ठीक है, 50 में से 40% आम क्या है, पका हुआ है। तो पके हुए आमों की संख्या कितनी है ये बता दो। तो आम की संख्या अगर बोले तो कैसे निकालेंगे, आम की संख्या निकालना है ना। तो 50 आमों में से 40% आम पके हैं, तो आम की संख्या कितना हुआ। तो ऐसे बोल सकते हैं 50 आम का 40% आम पका है, तो ऐसे बोल सकते हैं 50 का मतलब गुना होता है 40%, 40/100 हो जाएगा। मतलब यहाँ से 1 जीरो कट गया, यहाँ से 1 जीरो कट गया, यहाँ से 1 जीरो कटेगा, यहाँ से 1 जीरो, 5 4 कितना हो जाएगा 20, तो 20 आम पके हो जाएंगे। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2500 रुपये की घड़ी पर 10% बट्टा घोषित किया गया है, तो बट्टे की राशि कितनी हो जाएगी ये बता दो। तो देखो 2500 रुपये की घड़ी पर 10% बट्टा घोषित किया गया है, तो बट्टे की राशि कितनी होगी ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ऐसे बोल सकते हैं, घड़ी था ना मेरे पास, तो घड़ी का अंकित मूल्य दिया हुआ है। अंकित मूल्य मतलब घड़ी पर पहले रेट लिखा हुआ था कितना, 2500 रुपया। ठीक है, जितना भी रेट लिखा हुआ रहता है उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। और इस पर बट्टा दिया हुआ है प्रतिशत में 10%, प्रतिशत में बट्टा मेरे पास दिया हुआ है 10%, और मुझे निकालने के लिए बोला गया है बट्टा कितना हो गया, रुपया में कितना होगा बट्टा ये बता दो। ठीक है, तो ये भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2500 रुपया का 10% ही तो बट्टा है, तो बट्टा हम ऐसे बोल सकते हैं, बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, 2500 का 10% ही तो बट्टा है ना, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2500 का मतलब गुना होता है 10%, 10/100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो नीचे का कट गया,
तो 25 को अगर 10 से गुना कर दे तो मुझे मिलेगा 250। तो बट्टा कितना है, तो बोलेंगे 250 रुपया। बट्टा कितना मिला, 250 रुपया। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 450 रुपये का बेल्ट है, 360 रुपये में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि कितनी होगी ये बता दो। ये तो और अभी तो रुपया ही में पता करना ना। 450 रुपया रेट लिखा हुआ था, ठीक है, 360 रुपये में मिल रहा है, तो मतलब कितना छूट कितना हुआ ये बता दो। ठीक है, छूट को ही बट्टा भी बोलते हैं। 450 रुपया बेल्ट पर रेट चिपकाया हुआ था, 360 रुपये में मिल गया, कितना छूट हुआ, कितना रुपया नहीं देना पड़ा, वही तो बट्टा होता है। तो जीरो में से जीरो घटा दिया, जीरो, और 5 से 6 नहीं घटेगा, इससे 1 लिए, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 3 में से 3 यानी कि 0, 90 रुपया बट्टा है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 170 रुपया अंकित मूल्य वाली चप्पल पर 30% बट्टा दिया जाता है। मतलब एक चप्पल पर 170 रुपया लिखा हुआ है जिस पर 30% बट्टा मिल रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा ये बता दो। तो इसको समझने के लिए ना ऐसे कर सकते हैं, ये चप्पल का अंकित मूल्य पता है, ठीक है, तो अंकित मूल्य मेरे पास कितना है, 170 रुपया। अंकित मूल्य बराबर बोलेंगे 170 रुपया है, जिस पर प्रतिशत में बट्टा दिया है, प्रतिशत में बट्टा दिया हुआ है 30%, और मुझे पता करना है विक्रय मूल्य क्या होगा ये बता दो। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से बना सकते हैं। जब मेरे पास प्रतिशत में बट्टा रहता है ना, तो प्रतिशत बट्टा बराबर होता है बट्टा गुना 100, बट्टा गुना 100 बट्टा में अंकित मूल्य, ये होता है फॉर्मूला। बट्टा गुना 100 बट्टा में अंकित मूल्य, ये पता होता है। अब जब मेरे पास बट्टा नहीं पता है ना, तो बट्टा को हम नहीं जब पता रहता है तो उसको कुछ देर के लिए हम x मान सकते हैं। तो प्रतिशत में बट्टा तो पहले से पता था 30%, और बट्टा नहीं पता है तो इसके जगह पे बस x लिख देंगे, गुना में 100 हो जाएगा, और अंकित मूल्य कितना है तो बोलेंगे 170। अब यहाँ पे जीरो जीरो को तो काट दिया, 30 था 30 लिख लिए, 17 यहाँ पे भागा में था, इधर आ गया तो गुना हो जाएगा, और 10 यहाँ पे गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x। जीरो जीरो को काट देगा, तो यहाँ से फिर हम ऐसे बोल सकते हैं x किसके बराबर हुआ, 3 गुना 17, तो x बराबर होगा 17 तिया 51। x यानी कि कौन, बट्टा, बट्टा कितना हो गया 51। मुझे तो पता करना था विक्रय मूल्य कितना होगा, यही क्वेश्चन में बोला था ना विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा। तो देखो विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, कोई वस्तु था ना, एक वस्तु है जिस पर 170 रुपया रेट चिपकाया गया था, 170 रुपये में से 51 रुपया नहीं देना पड़ रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो बोलेंगे 170 में से कितना रुपया नहीं देना पड़ रहा है, 51 रुपया। अंकित मूल्य में से बट्टा को घटा देते हैं तो यही तो विक्रय मूल्य होता है। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 होगा, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 है तो 1, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो बोलेंगे 119 रुपया, 119 रुपया। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक कॉपी का अंकित मूल्य 60 रुपया है और विक्रय मूल्य 51 रुपया है, तो बट्टे प्रतिशत में बट्टा कितना होगा ये बता दो। तो कॉपी का अंकित मूल्य पता है, मतलब कितना रेट चिपकाया हुआ था 60 रुपया, ठीक है, तो मिला कितना में 51 रुपया में, तो छूट कितना हुआ 9 रुपया का। 9 रुपया अगर छूट हुआ तो ये प्रतिशत में बताओ बोल रहा है कि कितना हुआ, तो प्रतिशत में जब भी बट्टा बोलते हैं तो प्रतिशत बट्टा बराबर होता है बट्टा गुना 100 बटा में अंकित मूल्य, यही तो होता है फॉर्मूला। प्रतिशत में जब भी बताना होगा तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं बट्टा कितना है मेरे पास 9 गुना 100 हो जाएगा बटा में अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना था 60 रुपया था, 60 लिख दिए, तो जीरो जीरो को तो काट देगा, 3 दूने 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर ऐसे बोल सकते हैं 2 पचे 10 हो जाता है, 3 पचे 15, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 15%। 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें मुझे पूछा गया है एक शर्ट का अंकित मूल्य 400 रुपया है, एक शर्ट पर रेट लिखा हुआ है 400 रुपया और बट्टा भी मिल रहा है उस पर 10% का, तो बट्टे की राशि कितना हो जाएगा ये बता दो। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहता है ना, तो इसमें बस ये पता करो शर्ट कितना में मिल रहा था 400 रुपया, 400 का 10% नहीं देना पड़ रहा ना, तो क्या बोलेंगे 400 का 10% नहीं दो, तो 400 का 10% बोलने का मतलब 10/100 हो जाएगा, यही तो होता है बट्टा। क्या पता कर रहे हैं अभी बट्टा, तो यहाँ पे 2 जीरो नीचे का 2 जीरो ऊपर का कट गया, तो 4 10 से हो जाएगा 40। कितना रुपया नहीं देना पड़ रहा है 40, जितना रुपया नहीं देना पड़ता है उसी को तो बट्टा बोलते हैं, तो बट्टा हो गया बी नंबर 40 रुपया। क्वेश्चन नंबर 10, बट्टा प्रतिशत वस्तु के डैश पर परिकलित किया जाता है। जब भी बोल रहे हैं ना बट्टा हमेशा किस पर निकालते हैं, हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है, तो सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु पर बट्टा दिए जाने पर उस वस्तु के विक्रय मूल्य, अगर किसी भी वस्तु पर बट्टा दे रहे, कोई सामान है, सोच लो घड़ी है, घड़ी 150 रुपया रेट था और
₹50 है उसको बट्टा दे दिए, मतलब छूट दे दिए, तो घड़ी कितना में मिलेगा, 150 में कि उससे कम में, ₹100 में मिल रहा है, मतलब 150 से कम हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य हमेशा अंकित मूल्य से छोटा होगा। तो किसी वस्तु पर बट्टा दिए जाने पर उस वस्तु के विक्रय मूल्य में कमी हो जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, एक टीवी का अंकित मूल्य ₹4000 है। यदि बट्टा 30% है तो टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इसको समझने के लिए ना सबसे पहले बट्टा पता कर लो, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या बोला है, 4000 का कितना प्रतिशत बट्टा है, 30%। तो पहले बट्टा रुपया में पता करो। तो बट्टा रुपया में अगर पता करना है तो 4000 का 30% निकालो। 4000 का 30% बोलने का मतलब 30/100 हो जाएगा। 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट गया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 4 तिया 12 होता है, यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे 1 जीरो, टोटल मिला के 2 जीरो। तो बट्टा कितना हुआ, ₹1200। ठीक है, बट ₹1200 अगर नहीं देना पड़ रहा है, टीवी पर रेट लिखा हुआ था ₹4000, ₹4000 में से ₹1200 नहीं देना पड़ रहा है, बोलने का मतलब कितना है, 4000 रेट लिखा हुआ था, ₹1200 बोल रहे मत दो, तो कितना हो गया, जीरो में से जीरो जीरो हो गया, जीरो में से जीरो जीरो हो गया, 10 में से 2 घटा दिए 8 हो गया, 3 में से 1 घटा दिए तो 2। तो अब कितना में मिला, तो ₹2800 में मिल रहा है। तो यही तो पूछ रहा था, विक्रय मूल्य अभी कितना हो गया, ₹2800। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें मुझसे पूछा गया है मोबाइल का अंकित मूल्य है ₹12,000 है और यह ₹9,000 में बेचा जाता है, तो बट्टे की राशि दर क्या है, दर मतलब प्रतिशत में बताओ। पहले ये समझो ना, मोबाइल पर रेट कितना लिखा हुआ था, ₹12,000, जबकि उसे बेचा गया ₹9,000 में, कितना का अंतर आया, 12,000 में से 9,000 को घटा देंगे तो बोलेंगे ₹3,000। तो बट्टा मेरे पास कितना पता चला, बट्टा बराबर बोलेंगे ₹3,000 मेरे पास बट्टा हो गया। अब ये बोला गया है प्रतिशत में बट्टा बोलो, प्रतिशत बट्टा जब भी बोलते हैं ना, तो प्रतिशत बट्टा बराबर होता है बट्टा गुना 100 बटा में अंकित मूल्य, यही तो फॉर्मूला होता है, बट्टा गुना 100 बटा में अंकित मूल्य। तो प्रतिशत में बट्टा पता करने के लिए यहाँ पे देखो ना, बट्टा कितना है मेरे पास, 3000 है, 3000 लिख लिए, गुना में 100 हो गया, और अंकित मूल्य मेरे पास था 12,000, ऊपर से 3 जीरो और नीचे से 3 जीरो कैंसिल हो गया। तो ऐसे बोल सकते हैं 3 एकम 3, 3 चौके 12, और 100 को जैसे ही 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 दूने 8, 2 बचा 4 बचे 20, तो कितना बोलेंगे 25%। बट्टा कितना है 25%, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज की गणना हेतु सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो साधारण ब्याज को ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही बराबर होता है P/R/T डिवाइड में 100, यही तो होता है साधारण ब्याज। तो P को बोलते हैं मूलधन गुना ब्याज गुना समय बटा में 100, तो बोलेंगे मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें मुझसे पूछा गया है कि यदि किसी संख्या का 7/3% 42 है तो वह संख्या क्या होगी, ये बता दो। तो इसको समझने के लिए इस टाइप से देख सकते हैं, कोई एक मेरे पास संख्या है, इस संख्या का 7/3% जब निकाल रहे तो ये मुझे 42 के बराबर मिल रहा है। तो मुझे बताना है कि ये संख्या कौन है। तो ये संख्या जब मुझे नहीं पता है तो इसको हम एक्स बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्स। तो ऐसे बोल सकते हैं एक्स का मतलब होता है गुना, 7/3 को 7/3 लिख लिए, और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, तो बट्टा में 100 लिख लिए, बराबर हो जाएगा 42। एक्स को एक्स लिखेंगे और 100 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 हो जाएगा। हम क्या जानते हैं, सबसे नीचे वाला आता है सबसे ऊपर में और गुना हो जाता है, 7/3 को 7/3 लिख लिए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और नीचे वाला तो नीचे वाला के साथ गुना होता है, मतलब बट्टा में 100 बराबर हो जाएगा 42। फिर इसको अगर सॉल्व करें तो x गुना 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 को 100 से गुना करेंगे तो 300 बराबर हो जाएगा 42। फिर अगर इसको आगे सॉल्व करें तो ऐसे बोल सकते हैं x बराबर हो जाएगा 42 को 42 लिख लिए, 300 इधर भागा में था, इधर आके गुना हो गया, बटा में हो जाएगा 7, गुना में इधर आके भागा हो जाएगा, 7 छक 42। तो x बराबर होगा 6 तिया 18 0 0, तो कितना हुआ, तो बोलेंगे 1800, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें मुझसे पूछा गया है कोई वस्तु 500 रुपये में ना खरीदी गई और उस पर 20 रुपया अलग से खर्च किया गया और 520 रुपये में बेची गई, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले इसको समझो ना, कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, कुल क्रय मूल्य बोलने का मतलब होता है खरीदा कितना में था 500 में, और इस पर अलग से खर्चा कितना किया 20 रुपया, तो कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, खरीदने में उसे कितना लग गया 520 रुपया। अब बेचा कितना में, कुल विक्रय मूल्य, उसे बेचा कितना में, तो बेचा कितना 520 रुपया में, खरीदा भी 520, बेचा भी 520, मतलब
ना ही उसे लाभ हुआ और ना ही उसे हानि हुआ। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ना लाभ हुआ ना हानि। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा के 50 छात्रों में 70% क्रिकेट पसंद करते हैं, तो कितने छात्र क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं ये बता दो। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 को बनाने के लिए ऐसे करके समझना पड़ेगा, कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल छात्र हैं 50, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्रिकेट पसंद कितने जन करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं कितना, 70%। और हमें पता करना है क्रिकेट नहीं पसंद करने वाले, तो पसंद करते हैं इतना, तो क्रिकेट नहीं पसंद करते ये कितना होगा, नहीं करते बराबर, जब भी प्रतिशत बोलते हैं मतलब टोटल तो 100 ही होना चाहिए। 70 पहले से आ गया मतलब बचा कौन, 30%। 70 में 30 जोड़ेंगे तभी ना 100 हो जाएगा। कुल छात्र है 50, क्रिकेट पसंद करते हैं 70%, क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं कितना जने, 30%। और हमें ये प्रतिशत को ही नंबर में बताना है कि कितना होगा। तो इसको ऐसे करके बोल सकते हैं क्या, 50 का 30% ही तो क्रिकेट नहीं पसंद करता, यही तो हमसे पूछा भी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही तो हमसे पूछा है ना। तो 50 को 50 लिखेंगे, का को गुना लिख लिए, 30% बोले मतलब 30/100 हो जाएगा। ऊपर से एक जीरो, नीचे से एक जीरो, फिर ऊपर से एक जीरो, नीचे से एक जीरो कट गया, तो 5 गुना 3, 5 दिए 15। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं, तो बोलेंगे 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, अगर राधा ने कुल 800 रुपया में 80% खर्च कर दिए, तो राधा के पास अभी भी कितने रुपये बचे हैं ये बता दो। तो इसमें बस करना क्या है ना, वो बस समझो। उस राधा के पास कुल पैसे कितने थे, कुल पैसे थे 800 रुपया, ठीक है। कुल पैसे कितने थे, 800 रुपया, ठीक है। खर्चा कितना किया, खर्चा कितना किया, 80%। तो बचत अभी भी कितना है, कितना बचाई, 20%। तो यही 20% रुपया में बताओ, बोल रहे कितना हुआ। तो बचत हमें पता करना है रुपया में, कितना का, 800 का 20% कितना है ये बताओ बोल रहे हैं। तो 800 का बोलने का मतलब गुना हो गया, 20% मतलब 20/100 हो जाएगा। 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, तो 8 को 20 से गुना करने पर मिलेगा कितना, 8 दूनी 16, जीरो का जीरो, तो कितना हो जाएगा 160 रुपया। अभी भी उसके पास कितना बचा हुआ है, 160 रुपया। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी संख्या का 50% अगर 16 है तो वह संख्या क्या होगी वो बता दो। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई एक संख्या है, हमें नहीं पता है, उसका 50% किसके बराबर है, 16 के बराबर है। तो ये संख्या किसके बराबर होगा ये बता दो। तो संख्या नहीं पता है ना, तो इसको x मान लिए। तो ऐसे बोल सकते हैं x का मतलब गुना हो गया, 50% मतलब 50/100 हो गया, बराबर हो गया कितना, 16 के बराबर है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो x गुना 1/2 किसके बराबर हो गया, 16। तो x को x से लिखेंगे, 16 को 16 लिख लिए, 2 इधर भागा में था, इधर आके गुना हो जाएगा। अगर 1 ऊपर में गुना में है तो नीचे आके भागा हो जाएगा, 1 को तो नहीं लिखते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 16 दूने 32। तो वह संख्या क्या है, तो बोलेंगे 32 है। 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, 500 रुपये में खरीदे गए एक बेल्ट पर 10% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। बोलने का मतलब समझो, बोलने का मतलब ये है कोई एक बेल्ट है, ठीक है। बेल्ट को खरीदे कितने हैं, खरीदना को बोलते हैं क्रय मूल्य। खरीदे हैं 500 रुपये में, ठीक है। अब बोल रहे कि बेचने पर ना प्रतिशत में लाभ मिलना चाहिए कितना, 10% लाभ मिलना चाहिए। अब ये बता दो ना, तब उसको बेचे कितना में, बेचे कितना में बोलने का मतलब ना विक्रय मूल्य कितना है ये बता दो। ऐसा जब भी क्वेश्चन रहता है ना, तो सबसे पहले ये पता करो ना लाभ कितना है। 500 का 10% लाभ चाहिए ना, तो पहले यही पता कर लो लाभ हुआ कितना, रुपया में बताओ। तो 500 का 10% लाभ चाहिए, बस यही तो है। 500 को 500 लिख लो, का मतलब गुना, लाभ कितना 10%, 10 मतलब 10/100 हो गया। ऊपर का 2 जीरो, नीचे का 2 जीरो कैंसिल हो गया। 5 को 10 से गुना करने पर मिलेगा कितना, 5 10 से 50 हो जाएगा। तो मतलब 50 रुपया अगर लाभ चाहिए, 500 अगर 500 में कोई सामान को खरीदे, 50 रुपया लाभ चाहिए, मतलब उसको बेचना कितना में, 50 रुपया और जोड़ के बेचना है, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 500 में खरीदे हैं, 50 रुपया और चाहिए, मतलब हो जाएगा 550 रुपया इसका विक्रय मूल्य, ठीक है, 550 रुपया। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बोलेंगे क्वेश्चन 21, जब विक्रय मूल्य वस्तु के
क्रय मूल्य से अधिक होता है। बोल रहे कि जब विक्रय मूल्य ना, विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य जब भी बोल रहे कि ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से, उस टाइम पे क्या होगा, इसको इस टाइप से समझ सकते हैं। विक्रय मूल्य मतलब 550 रुपये में कोई सामान को बेच दिए, जबकि उसको खरीदे थे 500 रुपये में, तो इस टाइम पे क्या हुआ, 50 रुपये का लाभ हुआ ना, तो लाभ हुआ बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, किसी वस्तु पर बट्टा देने पर भी लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है। किसी वस्तु पर बट्टा दे रहे हैं, इसका मतलब फिर भी लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि जो क्रय मूल्य है ना वो छोटा है और विक्रय मूल्य जो है वो बड़ा है, तभी ऐसा हो सकता है। जब क्रय मूल्य छोटा होगा और विक्रय मूल्य जब बड़ा होगा तभी ना हमें लाभ ही होगा बट्टा देने पर भी। तो इसका मतलब ये होगा कि अंकित मूल्य ना विक्रय मूल्य से कम है, तभी तो हमें लाभ हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, बट्टा देने के पीछे निम्न में से कौन एक उद्देश्य सही नहीं है। तो क्या हो सकता है, तो बिक्री बढ़ाना, या फिर ग्राहकों को आकर्षित करना, या ग्राहक से ज़्यादा लाभ लेना, या नहीं बिक रही वस्तु को जल्दी बेचना। कौन सा उद्देश्य सही नहीं है, तो ये उद्देश्य सही नहीं है कि ग्राहक से ज़्यादा लाभ लेना। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, किसी वस्तु पर चक्रवृद्धि ब्याज लेने से क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज अगर लेते हैं तो इसका क्या, कौन सा कथन गलत कथन कौन सा है ये बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ना, जब ब्याज पर ब्याज लिया जाता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो साधारण ब्याज से ज़्यादा लाभ मिलता है, हाँ ये तो सही है। फिर ब्याज की राशि पर भी ब्याज मिलता है, ये भी सही है। पहली अवधि के ब्याज परिकलन में साधारण ब्याज जितना ही ब्याज मिलता है, हाँ ये भी तो सही है। प्रत्येक वर्ष मूलधन में कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये तो गलत है, क्योंकि हर एक साल में जब भी ब्याज लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ते जाता है और हमेशा मूलधन पर ही ब्याज, मूलधन जितना जितना बढ़ते रहेगा उस पर ही हम लोग ब्याज निकालते हैं। तो इसलिए ये वाला कथन गलत बोला गया है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना किस मूल्य पर की जाती है। जब भी लाभ प्रतिशत बोलते हैं या प्रतिशत में हानि बोलते हैं, प्रतिशत में हानि बोले या प्रतिशत में लाभ बोलेंगे, तो हानि अगर बोलते हैं तो हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ बोलते हैं तो भी ये सेम यही होता है, लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। तो हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं ना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा।